नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जयशंकर ने खालिस्तानियों को दी ऐसी चेतावनी, डर से दुबके ट्रूडो। खबर में आगे जिक्र होगा कि युद्ध नहीं शांति से हो हर समस्या का समाधान, रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पीएम मोदी। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमित शाह की हुंकार, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी लड़ाई, कहा बेकार नहीं जाएगा बलिदान। आगे जिक्र होगा कि कनाडा के साथ तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा किसी रिश्ते को कमतर नहीं आंकता भारत। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अंबानी की दुकानों में बिकेगा सरकार का सस्ता सामान, रिलायंस रिटेल में मिलेगा भारत ब्रांड का आटा, चावल और दाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जयशंकर ने खालिस्तानियों को दी ऐसी चेतावनी, डर के दुबके ट्रूडो। जी हां दोस्तों, कनाडा के साथ भारत के राजनयिक विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में पिछले हफ्ते कनाडा ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रूडो सरकार भारतीय राजनयिकों के साथ दोहरा मानदंड अपनाती है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने इस बात का जिक्र किया कि कनाडाई सरकार के लिए दोहरे मानदंड बहुत हल्का शब्द है। कनाडा चाहता है कि हम अपने उच्चायुक्त के खिलाफ पुलिस जांच कराएं, इसके बाद ही हमने अपने उच्चायुक्त और राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। बता दें कि निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा द्वारा भारत सरकार की संलिप्तता बताए जाने पर भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और अपने उच्चायुक्त और 5 अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। इस मामले पर अब जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सरकार सौतेले व्यवहार करती है। कनाडा के राजनयिक भारत आकर हमारी सेना और पुलिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो हमारे राजनयिकों पर पाबंदी लगा देते हैं। ये कनाडा का दोगला चरित्र नहीं तो और क्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युद्ध नहीं शांति से हो हर समस्या का समाधान, यूक्रेन रूस युद्ध पर बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कजान पहुंचे पीएम मोदी और यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इसी बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि युद्ध नहीं शांति से हो हर समस्या का समाधान। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अभी खत्म नहीं हुई है हमारी लड़ाई, अमित शाह की हुंकार, कहा बेकार नहीं जाएगा बलिदान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भले ही जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में अपेक्षाकृत शांति स्थापित हो गई हो, लेकिन आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक भावनाएं भड़काने की साजिशों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश निश्चित रूप से 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बन जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कनाडा के साथ तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा किसी रिश्ते को कम कर नहीं आंकता भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत किसी रिश्ते को कमतर नहीं आंकता, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्ते की बुनियाद हमेशा विश्वास और विश्वसनीयता रही है और अब दुनिया भी इस बात को समझ रही है। वो महसूस कर रही है कि ये दोनों चीज़ें ही देश के संबंधों की नींव हैं। मोदी एक चैनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे और उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जबकि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया है। अपने संबोधन में मोदी ने हालांकि कनाडा से जुड़ी घटनाओं का कोई सीधा जिक्र नहीं किया। बता दें कि कनाडा भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाता है, जबकि भारत इसे स्पष्ट रूप से नकारता रहा है। कनाडा ने भारत को इस संबंध में कोई सबूत भी अभी तक नहीं दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंबानी की दुकानों में बिकेगा सरकार का सस्ता सामान, रिलायंस रिटेल में मिलेगा भारत ब्रांड का आटा, चावल और दाल। जी हां दोस्तों, महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने बीते साल सस्ता आटा, चावल, दाल बेचना शुरू कर दिया है। सरकार ने भारत ब्रांड के नाम से सस्ता दाल, चावल, आटा बेचने का फैसला किया। सस्ते राशन का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए सरकार अब इसे रिटेल चेन के जरिए बेचने की तैयारी में
है। सरकार इसके लिए दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ बातचीत कर रही है। सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत ब्रांड का आटा, चावल और दाल रिटेल चेन के जरिए बेचने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के जरिए अधिक लोगों तक भारत ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार अब इस ब्रांड को रिटेल चेन के जरिए बेचना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सरकार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल से संपर्क में है। हालांकि इससे पहले भी भारत ब्रांड के चावल, दाल, आटा रिलायंस के जियो मार्ट, अमेजॉन और बिग बास्केट समेत अलग अलग ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर अस्थायी तौर पर उपलब्ध थे। सरकार ने इन कंपनियों के साथ कुछ दिनों की व्यवस्था की थी। अब सरकार इस ब्रांड को पहली बार प्राइवेट रिटेल कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म में डील कर रिटेल स्टोर में बेचना चाहती है। अगर ऐसा होगा तो अधिक लोगों तक भारत ब्रांड के सस्ते प्रोडक्ट्स पहुंच सकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर में नए आतंकियों की भर्ती कर रहा लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी गुट CIK ने किया बड़ा खुलासा। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने मंगलवार को कश्मीर घाटी के कई जिलों में अभियान चलाया। CIK ने कहा कि उसने लश्कर तैयबा से जुड़े एक नए आतंकवादी गुट के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक सक्रिय आतंकवादी मॉड्यूल के बारे में इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन चलाया। सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में कई स्थानों पर छापे मारे गए। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर में कुलगाम, अनंतनाग और पुलवामा और उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा में छापे मारे गए। पुलिस ने नए आतंकवादी संगठन की पहचान तहरीक-ए-लबैक या मुल्जिम के रूप में की है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध लश्कर तैयबा की एक शाखा है। पुलिस ने कहा कि TLM का भंडाफोड़ किया गया। इसका भर्ती मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित लश्कर कमांडर बाबा हमास द्वारा चलाया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 30 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंडिगो की 3 उड़ानों को मध्य पूर्व के हवाई अड्डों पर भेजा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित 30 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को सोमवार रात से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन धमकियों के बाद जिद्दा जाने वाली इंडिगो की 3 उड़ानों को सऊदी अरब और कतर के हवाई अड्डों पर भेजा गया। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक सप्ताह से भी कम समय में भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित 120 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इंडिगो की 10 उड़ानों को सुरक्षा संबंधी अलर्ट मिले। एयरलाइंस की ओर से अलग अलग बयानों के अनुसार उड़ान 6E77 को दोहा, 6E65 को रियाद और 6E63 को मदीना भेजा गया। जिद्दा, रियाद और मदीना सऊदी अरब के शहर हैं और दोहा कतर की राजधानी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 6ठी बैठक शुरू। राजनाथ सिंह बोले, दिनों दिन बढ़ रहा है रक्षा सहयोग। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हेन इन दिनों अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं। यहाँ उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 6ठी बार सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता की। दोस्तों, इससे पहले सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हेन ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं उन्हें नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर मिला। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस वार्ता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीते महीने प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान हमारे संबंधों को व्यापक राजनीतिक स्तर तक बढ़ाना हमारे देश के बीच बढ़ती निकटता का प्रमाण है। अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की ये बैठक ये ऐसे समय में हो रही है जब भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस नीति के तहत सिंगापुर ने आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने और क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक कनेक्टिविटी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रिपोर्ट में दावा, हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच को मिली क्लीन चिट। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को हिंडनबर्ग रिसर्च के ओर से लगाए गए आरोपों के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। सरकारी सूत्रों ने एक अंग्रेजी वेबसाइट को बताया कि अब तक की जांच में फंड की हेराफेरी और पद के दुरुपयोग जैसे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए माधवी बुच और उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सूत्रों ने दावा किया कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और वित्तीय कदाचार यानी कि इकोनॉमिक फ्रॉड के आरोपों की जांच में कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिले हैं। वो अपना कार्यालय पूरा करेंगी जो फरवरी 2025 में खत्म होगा। सेबी चेयरपर्सन के खिलाफ ये जांच अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद शुरू की गई थी। माधवी और उनके पति धवल बुच ने इन आरोपों को नकारा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान, चीन और ईरान के मिसाइल ड्रोन कार्यक्रम पर चला अमेरिका का चाबुक। 26 कंपनियां हुई ब्लैक लिस्टेड। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 26 ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है जो पाकिस्तान और ईरान के हथियार
हथियार और ड्रोन कार्यक्रम को कथित रूप से सपोर्ट कर रही थी। इन 26 कंपनियों में ज़्यादातर पाकिस्तान, चीन और यूएई की हैं। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने निर्यात प्रतिबंध नियमों का उल्लंघन किया है। वो ऐसे हथियार कार्यक्रम में शामिल रहीं जिसको लेकर चिंता जताई गई थी, या अमेरिका के प्रतिबंधों तथा रूस और ईरान के खिलाफ लगाए गए निर्यात नियमों में से बच निकली। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने ये जानकारी दी है। इन प्रतिबंधों के बाद ये ब्लैकलिस्ट कंपनियां अब अमेरिका के सामान और तकनीक बिना सरकार की मंजूरी के नहीं खरीद पाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर चीन के साथ विश्वास बहाली में अभी समय लगेगा। ड्रैगन के साथ एलएसी समझौते पर आर्मी चीफ ने बड़ा बयान दिया। जी दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को हाल ही में सीमा गश्त समझौते के बाद भारत और चीन के बीच विश्वास को फिर से बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी ने भारत चीन सीमा गश्त समझौते की घोषणा के बाद अपना पहला बयान दिया है। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाल करना एक क्रमिक प्रक्रिया होगी जो अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि हम विश्वास को फिर से बनाए के लिए काम कर रहे हैं और उस विश्वास को बहाल करने में समय लगेगा। उन्होंने दोनों देश के बीच तनाव कम करने के लिए विघटन, डी एस्केलेशन और बफर जोन प्रबंधन के कदमों को महत्वपूर्ण बताया। सेना प्रमुख यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन का दशक भविष्य के साथ कदम मिलाते हुए भारतीय सेना विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांदरबल आतंकी हमले के बाद मोदी राहुल ने मिलाया हाथ, अब सेना करेगी ताबड़तोड़ गोलीबारी, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार रात आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों को मार दिया। घटना के बाद से घाटी में हड़कंप मचा हुआ है। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह, सीएम उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि सेना को कड़ी कार्रवाई करने के लिए खुली छूट मिली है। इसी बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। आतंकियों का ये दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूर समेत कई लोगों की हत्या बहुत कायरतापूर्ण बताया। सभी शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। दोस्तों, ये बयान राहुल गांधी ने दिया है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार गठन के अभी 4 दिन ही हुए कि आतंकियों ने कत्लेआम मचा दिया। ये हमला सियासी रूप से बहुत बड़ा है क्योंकि गांदरबल से उमर अब्दुल्ला का विधानसभा क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि आतंकियों को उमर अब्दुल्ला द्वारा विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस लौटाने की बात हजम नहीं हो रही है। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की किरण बना, आशा का संचार कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिट में वैश्विक स्तर पर भारत के उदय के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी भारत की सदी क्यों है, देश किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भर के निवेशक भारत के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने को लेकर कैसे उत्साहित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भारत के विकास की गति के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तेज वृद्धि दुनिया में सबसे तेज और देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण को देखते हुए कई वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भारत के विकास के पूर्वानुमान को अपग्रेड किया है। उन्होंने आगे कहा है कि दुनिया भर के निवेशक भारत के विकास पर उत्सुकता से नजर रख रहे हैं और सबसे तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक उभरती हुई शक्ति करार देते हुए सोमवार को कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, वो उम्मीद की एक किरण बना है तथा आशा का संचार कर रहा है। समाचार चैनल एनडीटीवी की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है और इसका पैमाना अप्रत्याशित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकवादियों, घुसपैठियों और धार्मिक तनाव फैलाने वालों को अमित शाह की सख्त चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भले ही देश में जम्मू कश्मीर
कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सल प्रभावित इलाकों में अपेक्षाकृत शांति स्थापित कर ली है, लेकिन आतंकवाद, घुसपैठ और धार्मिक तनाव पैदा करने की साजिश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश निश्चित रूप से 2047 तक पूरी तरह विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षाकृत शांति स्थापित की गई है। हालांकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम मादक पदार्थ, साइबर अपराध, धार्मिक तनाव पैदा करने की साजिश, घुसपैठ और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे जो हमारे लिए चुनौतियां पैदा करती रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद से 36,438 पुलिसकर्मियों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी है, जिनमें से 216 लोगों ने पिछले साल प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। शाह ने कहा कि मैं शहीदों के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, देश सुरक्षित रहेगा, किसी भी चुनौती के बावजूद अपने लक्ष्य को हासिल करेगा और भारत 2047 तक निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम आपको बता दें कि 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नए कानून के क्रियान्वयन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर काम 5 साल पहले शुरू हुआ था और बाकी का काम अगले 3 साल में ही पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी और प्राथमिकी दर्ज होने के 3 साल के भीतर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई तक पूरा कर न्याय दिया जा सकता है। दोस्तों, पुलिसकर्मियों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारियां देते हुए अमित शाह ने कहा कि पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्य आयुष्मान CAPF योजना लागू होने के बाद किसी भी आयुष्मान अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों को आवास उपलब्ध कराने पर उन्होंने कहा कि 13,000 मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 11,276 अगले साल मार्च तक तैयार हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की बारी। बीजेपी की जीत के लिए RSS ने चलाया अभियान, 50,000 बैठकों की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। RSS के कार्यकर्ता, जिन्हें ग्रुप में बांटा गया है, राज्य में जनमत को भाजपा के पक्ष में करने के लिए 50,000 से अधिक छोटी बैठक और संपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि RSS अपने ग्रुप के माध्यम से 50,000 से अधिक छोटी बैठकें और संपर्क प्रयास कर रहा है। महाराष्ट्र में RSS की उपस्थिति मजबूत है और उसके स्वयंसेवक हिंदुत्व विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। भाजपा को उम्मीद है कि RSS का जमीनी काम राज्य में उसकी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुंभ मेले में जाने वालों को भी मिलेगा फ्री राशन। योगी सरकार इन लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। महाकुंभ करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। योगी सरकार महाकुंभ के लिए तैयारी में जुट गई है। महाकुंभ में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो काफ़ी समय तक वहां रहते हैं, जो वहां होने वाले भंडारों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन अब योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद महाकुंभ में आने वाला इस तरह के श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएंगे। जहां कुंभ मेले में भंडार का आयोजन होता है, तो वहीं अब सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को राशन भी दिया जाएगा। योगी सरकार इसके लिए श्रद्धालुओं को राशन कार्ड जारी करेगी। बताते हैं किस तरह श्रद्धालुओं को दिया जाएगा सरकार की ओर से राशन कार्ड। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां कुंभ मेले में कई जगहों पर भंडारों का आयोजन होता है, तो वहीं इस बार उत्तर प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं को फ्री राशन की सुविधा देगी। महाकुंभ में कई दिनों तक रहने वाले कल्पवासियों को और श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इनका इस्तेमाल करने पर उन्हें राशन की सुविधा दी जाएगी। सरकार की ओर से खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पूरे मेला के क्षेत्र में 160 राशन की दुकानें की व्यवस्था की जाएगी, जहां श्रद्धालुओं को उचित कीमत पर राशन मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका संग क्रिटिकल मिनरल डील पर है भारत की नज़र, चीन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जी दोस्तों, भारत और अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए तीसरे देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। ये समझौता भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते का एक पहला कदम हो सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खनन मंत्रालय इस समझौते पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि हमने एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है और इसका मकसद हमारी सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। मैंने सुझाव दिया है कि महत्वपूर्ण खनिज समझौता ज्ञापन को एक
महत्वपूर्ण खनिज भागीदारी समझौते में बदला जाए और ये भविष्य में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए शुरुआती बिंदु बने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू, 1.5 साल बाद बिलावल भुट्टो जरदरी होंगे प्रधानमंत्री, पाक एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में सोमवार को 26वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया। इस बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और सांसद बिलावल भुट्टो जरदरी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि वो इस बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, जबकि वो ना तो अभी सरकार में मंत्री हैं और ना ही उनकी पार्टी का कोई मेंबर मंत्री पद पर है। इस वजह से बिलावल भुट्टो के रुख को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि बिलावल भुट्टो 1.5 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जिस तरह अभी उनकी पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रही है उसी तरह का सपोर्ट उनके PM बनने पर भी दिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी बिलावल भुट्टो ने अमेंडमेंट बिल के लिए जिस तरह की एक्टिवनेस दिखाई है उसकी वजह यही है कि उन्हें भी आने वाले समय में ऐसा ही सपोर्ट दिया जाएगा। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपने अंतर्गत लाने के लिए नेशनल पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाई। हालांकि सरकार के पास संसद में वोट नहीं थे, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी के सीनेटर्स और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को अपने पास रख लिया।